हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का मैथ लेकर जो एनसीईआरटी बेस पर होगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों का डिमांड था, मैसेज कर रहे थे कि सर जो है क्लास 10th का मैथ शुरू किया जाए। तो आज हमने जो है मैथ को शुरू किया है। तो आप मैथ पढ़ने से पहले जो है यानी क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने से पहले जो है हम विषय सूची देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी होता है कि उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो आज हम पहले जो है विषय सूची कवर कराएंगे। इसके बाद जो है हम आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सारे प्रमेय को कवर कराएंगे और उसमें जो जितने भी अभ्यास दिए होंगे उन सारे अभ्यास को कवर कराएंगे। तो आइए चलते देखते हैं विषय सूची। ठीक ना, तो आपके बुक में जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर जो आपका बुक है उसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक ना, क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो आइए देखते हैं इसमें जो पहला पॉइंट है। पहले तो इसमें इस टॉपिक में जो है भूमिका दी गई है जो आपको पढ़ना होगा खुद से। ठीक ना, क्योंकि भूमिका आप खुद से पढ़ेंगे, हम मात्र जो है उसमें प्रमेय कवर कराएंगे और जो आपका अभ्यास या जो आपका उसमें एग्जाम्पल दिया होगा उसको कवर कराएंगे। इसके बाद जो है आपके टॉपिक यानी अभ्यास को कवर कराएंगे। तो भूमिका को आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट आपका लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है इसके बारे में इस टॉपिक में आपको कवर कराएंगे। इस प्रमेय से हमको लाभ क्या है इसके बारे में हम कवर कराएंगे। इससे हम जो है किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको जो हम कवर कराएंगे। आगे देखते हैं, लिखा गया है अंकगणिती की आधारभूत प्रमेय, यानी अंकगणिती की जो आधारभूत प्रमेय है इसके बारे में कवर कराएंगे। अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण कराएंगे। ठीक ना, यानी अप्रमेय संख्या होती क्या है, प्रमेय संख्या होती क्या है, इनके बारे में कवर कराएंगे। किस तरीके से हम पहचाने कि कोई प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या है। और इसी टॉपिक में आपको कवर कराएंगे कि कैसे हम सिद्ध करें कि कौन सी संख्या प्रमेय है और कौन सी संख्या अप्रमेय है। ठीक ना, और अप्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक ना, इसके बाद सारांश होगा। लास्ट में आपका सारांश जो होगा उसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। यानी सारांश का मतलब आपने इस टॉपिक में कितना मतलब क्या क्या पढ़ा है लास्ट में आपको दिया होगा शार्ट में। ठीक ना, उसको आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी आपकी टॉपिक होगी जिसका नाम है बहुपद। ठीक ना, दूसरा आपका टॉपिक होगा बहुपद, जिसमें भूमिका जिसको आप खुद से पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, यानी बहुपद क्या होता है, उसके शून्यांक क्या होते हैं, उसके ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको जो है हम कवर कराएंगे। आगे लिखा गया है किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, यानी बहुपद का शून्यांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आपको इस टॉपिक में कवर कराएंगे। अगला पॉइंट है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी बहुपद जो होते हैं उनको किस तरीके से हम विभाजित कर सकते हैं, उसके क्या जो है मतलब प्रमेय है, क्या जो उसका नियम है। ठीक ना, इसको जो है हम कवर कराएंगे। इसके बाद सारांश होगा जिसको आप खुद से पढ़ेंगे। अगली टॉपिक आपकी होगी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी आपके जो रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें आपको दो चर मिलते हैं। ठीक ना, अब चर क्या होता है इस टॉपिक को जो हम पढ़ाएंगे तो वहां पर कवर कराएंगे क्या चर होता है, कौन सा अचर होता है। इसमें भूमिका आप खुद से पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट होगा दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, यानी जो दोनों चर होंगे उनमें कौन सा युग्म होगा रैखिक समीकरण का। जैसे हम मानते हैं कि पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको इस विषय में हम कवर कराएंगे। अगला आपका पॉइंट होगा रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना, यानी रैखिक समीकरण को एक तो होता है हम समीकरण बना करके सॉल्व करते हैं, दूसरा हम ग्राफ पे किस तरीके से कवर कराएंगे, यानी ग्राफ बना करके रैखिक समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस हेडिंग को जो है इस टॉपिक में कवर कराएंगे। अगला होगा रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजगणितीय विधि, यानी रैखिक समीकरण को हल करने के बीजगणितीय युग्म जो होते हैं किस तरीके से होते हैं युग्म में उनको देखेंगे। जैसे तीन युग्म होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है बज्रगुणन विधि। ठीक ना, ये तीन विधि होते हैं आपके किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, बज्रगुणन विधि क्या होता है, इसको हम कवर कराएंगे। क्योंकि आपके बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपको कोई क्या रैखिक समीकरण दे देगा, पूछ लेगा कि आप जो है प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करिए या फिर जो है विलोपन विधि से सॉल्व करिए या फिर आप जो है बज्रगुणन विधि द्वारा सॉल्व करिए। तो आपको जानना जरूरी है कि क्या होते हैं, पहले इनके बारे में देखेंगे, फिर इनकी सहायता से कैसे जो है हम रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। अगला पॉइंट है दो चर के रैखिक समीकरण के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी दो चर होंगे उसको किस तरीके से हम जो है एक दूसरे से परिवर्तित करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम इसको देखेंगे। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा द्विघात समीकरण। जो दो घात समीकरण होते हैं उसको जो है किस विधि द्वारा हम सॉल्व करते हैं, यानी वो क्या क्या होते हैं उनको देख लेते हैं। भूमिका आप खुद से पढ़ लेंगे। लिखा गया है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या है इसको हम देखेंगे। द्विघात समीकरण हम किसको कहते हैं, ठीक ना,
आपके सिलेबस में 2 घात समीकरण है और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा त्रिघात समीकरण, 4 घात समीकरण होते क्या है हम आपको सब बता देंगे, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 घात समीकरण के बारे में ही दिया गया है। अगला पॉइंट होगा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, यानी जो गुणनखंड द्वारा हम किस तरीके से द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं इसके बारे में इस टॉपिक में आपको कवर कराएंगे। अगला पॉइंट होगा द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बना करके, ठीक ना, जैसे आपको द्विघात समीकरण दिया होगा हम किस तरीके से उसको वर्ग बना करके यानी पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करते हैं, इसके बारे में आपको इस टॉपिक में कवर कराएंगे। इसके बाद होगा मूल्यों की प्रकृति, ठीक ना, मूल्यों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक ना, कौन सा द्विघाती समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, या आपसे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसके विषय में हम आपको इस हेडिंग में कवर कराएंगे। अगला आपका टॉपिक होगा समांतर श्रेणियां, ठीक ना, समांतर श्रेणियां क्या होती है यानी समांतर श्रेणी क्या होती है उसको आपको कवर कराएंगे। आप भूमिका खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पहला पॉइंट होगा समांतर श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसकी क्या फार्मूले होते हैं, किस प्रकार से फार्मूला डेरिवेट होता है, आपको अगर फार्मूला बाई चांस नहीं आता तो आप फार्मूले को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत हम सब चीज आपको कवर कराएंगे। और आपका अगला पॉइंट होगा एपी का n पद, यानी एपी का n पद यानी समांतर श्रेणी का n पद कौन सा होगा उसके बारे में कवर कराएंगे। अगला होगा या एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कोई आपको समांतर जो है आपको श्रेणी दी गई होगी और पूछा जाएगा कि इसका प्रथम पद कौन सा है, अंतिम पद कौन सा है, या n पद तक यानी 10वें पद तक, 20वें पद तक, 100वें पद तक जो भी आपका यानी n पद तक योग पूछ लिया जाए तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके बारे में इस हेडिंग में आपको कवर कराएंगे। अगली टॉपिक आपकी होगी त्रिभुज, ठीक ना। अब त्रिभुज में क्या होता है कि आपको पता है कि त्रिभुज जो है कि कई प्रकार के होते हैं, कोई भी जो है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज, ये सब क्या होते हैं तो हम आपको सब कवर कराएंगे, लेकिन जो आपके टॉपिक में है पहले उसको कवर कराएंगे। जैसे यहाँ दिया गया है कि समरूप आकृतियां, यानी समरूप आकृतियां क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है, ठीक ना, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है इसको बताएंगे, यानी किस प्रकार से त्रिभुज जो है हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज जो है समरूप है कि नहीं है। आगे लिखा गया है त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, यानी कौन कौन सी कसौटी यानी प्रमेय कौन कौन सी हो सकती हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज जो है क्या है कि समरूप है कि नहीं है। अगला आपका होगा समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से हम निकालते हैं, उसके क्या फार्मूले हो सकते हैं, उस फार्मूले को हम किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में हम कवर कराएंगे। और अगला होगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना, यह काफी इंपॉर्टेंट होता है त्रिभुज जब भी हम बात करते हैं त्रिभुज चैप्टर की, ठीक ना, क्योंकि यह जो है काफी मतलब हमको हेल्प करता है, हमको जो है कर्ण ज्ञात करने में, आधार ज्ञात करने में या फिर जो है लंब ज्ञात करने में इसका प्रयोग हम करते हैं। इस फार्मूला कौन सा होता है, किस प्रकार से डेरिवेट होता है, किस प्रकार से इसको जो हम क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको हम कवर कराएंगे। अगला टॉपिक आपका होगा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक ना, भूमिका आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक आपका जो है हेडिंग दिया गया है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है इसको हम कवर कराएंगे, और विभाजन सूत्र क्या होता है इसको कवर कराएंगे, और किस तरीके से इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं यह भी देखेंगे। अगला पॉइंट जो आपका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से इसको जो हम यूज करते हैं, इस चीज के बारे में इस हेडिंग में आपको हम कवर कराएंगे। अगला आपका टॉपिक होगा त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना, क्या है त्रिकोणमिति का परिचय, तो देखिएगा त्रिकोणमिति का जो है त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं उसको कवर कराएंगे इस टॉपिक के अंतर्गत इस हेडिंग की सहायता से। त्रिकोणमिति जो आपके क्या होते हैं अनुपात होते हैं, ठीक ना, कौन कौन से अनुपात होते हैं इसके बारे में आपको इस हेडिंग में कवर कराएंगे। अगला जो होगा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जो आपके जो कोण होते हैं उसके जो अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, ठीक ना, या भी जो आपके काटेक सेक, जो आपके जो जितने भी अनुपात होते हैं इसके बारे में इस टॉपिक में आपको इस जो है हेडिंग के तहत कवर कराएंगे। अगला आपका दिया गया है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक ना। अब पूरक कोण क्या होते हैं, उसके जो है अनुपात क्या होते हैं, आपको इस टॉपिक में हम कवर कराएंगे इस हेडिंग की सहायता से, ठीक ना। कब पूरक कोण बनता है, ठीक ना, कितने पूरक कोण बन सकते हैं, हम सारे आपको जो है यहाँ पर कवर कराएंगे। अगला लिखा गया है त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, बहुत काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके सिलेबस की बात करें तो जो सर्वसंख्याएं होती हैं इनको हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएं होती क्या हैं, ठीक ना, इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं त्रिकोणमिति को सॉल्व करने के लिए। आगे चलते हैं। अगला लिखा गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, तो किस प्रकार से अनुप्रयोग होते हैं उसको देखेंगे। इसमें जो है आपको पढ़ाया जाएगा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस
टॉपिक यहाँ कवर कराई जाएगी इस पॉइंट की सहायता से, ठीक ना। किस तरीके से जो है हम अवनमन या उन्नमन कोण को देख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ आप देखने को मिलेगा। अगला आपका टॉपिक होगा वृत्त, ठीक ना। अब वृत्त जो होगा यहाँ हम देखेंगे कि वृत्त क्या होता है, ठीक ना, या उसको स्पर्श रेखा यानी वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कब जो है कोई रेखा वृत्त को स्पर्श कर से जाएगी, कहाँ से स्पर्श करेगी कि हम उसको कहेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा यह खींची गई है, यह कवर कराएंगे। उसके बाद लिखा गया है एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक ना। यानी पहले तो यह देखेंगे हम कि जो है एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक ना, और देखेंगे कि वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी बन सकती है एक बिंदु की सहायता से, ठीक ना। इस हेडिंग के तहत जो है इस टॉपिक में हम इस पॉइंट को कवर कराएंगे। अगला दिया गया है रचनाएं, ठीक ना, चाहे वो त्रिभुज की रचना हो, चाहे जो चतुर्भुज की रचना हो, कोई भी रेखाखंड की रचना हो, किस प्रकार से हम आकृति का निर्माण करके हम उसको जो है उसकी रचना करते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट है रेखाखंड का विभाजन, यानी रेखाखंड होता क्या है, ठीक ना, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड विभाजन क्या होता है, आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो है इस हेडिंग के अंतर्गत कवर कराएंगे। अगला पॉइंट होगा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक ना, कि देखेंगे किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कोई वृत्त बना दें, उस पर कोई स्पर्श रेखाएं खींच दें, तो हम किस प्रकार से उसको अपने शब्दों में उसको रचना कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है। अगली टॉपिक आपकी होगी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक ना, जो वृत्त होंगे उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, किस प्रकार से फार्मूला का हम किसी क्वेश्चन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ कवर कराएंगे। अगला लिखा गया है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक ना, क्या है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि त्रिज्यखंड होता क्या है और वृत्तखंड होता क्या है, उसके बाद इन दोनों के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक ना। अगला लिखा गया है समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, यानी समतल आकृति होती क्या है, ठीक ना, उसके संयोजन क्या होते हैं और उसके क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, ठीक। इसी प्रकार से अगला टॉपिक आपका होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है, ठीक। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे क्या होता है, ठीक ना, क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी गोले का, या उसका आयतन क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद जो उसके फार्मूले को देखेंगे। इसमें जो पहली हेडिंग मिलेगी, पहली हेडिंग होगी ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है ठोसों के एक संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। उसके बाद दूसरा आपका हेडिंग होगा ठोसों के एक संयोजन का क्षेत्रफल, ठीक ना। अब यहाँ देख पा रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी क्या होगा खोखला गोला होगा कोई, ठीक ना, और जब हम बात करेंगे आयतन का तो ठोस गोला होगा, तो उसके बारे में देखेंगे। आगे लिखा गया है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, क्या होगा कोई आपको जो है एक जो आकृति दी जाएगी ठोस आकृति यानी गोला, उसमें जो उसकी कुछ त्रिज्या दी जाएगी, ठीक ना, या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाएगा या फिर उसका आयतन दिया जाएगा, उसको जो है छोटे छोटे गोलों में विभाजित करने के लिए पूछा जाएगा, यानी एक गोले से दूसरे गोले के रूप में उसको जो है रूपांतरित करने के लिए इस हेडिंग में बात की गई होगी। अगला होगा शंकु का छिन्नक, ठीक ना, शंकु क्या होता है उसको देखेंगे, उसका जो है हम किस प्रकार से छिन्नक करते हैं उसको भी कवर करेंगे इस पॉइंट के अंतर्गत इस टॉपिक में। अगली आपकी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जब भी हम यूपी क्लास 10 की बात करते हैं, क्या होता है सांख्यिकी, ठीक ना, स्टैटिक जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको जब देखते हैं तो भूमिका आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या क्या होता है, तीन चीज होते हैं ज्यादा करके, आपका मध्य आपसे जो है माध्य पूछा जाता है, बहुलक पूछा जाता है या फिर माध्यिका पूछी जाती है। कुछ आपको डाटा दिया गया होता रहेगा, ठीक ना, कुछ आंकड़े आपको दिए रहेंगे, उससे आपको जो है माध्यिका या फिर बहुलक या फिर माध्य पूछा जाता है। इसके फार्मूले क्या होते हैं इसको हम देखेंगे, फार्मूला किस प्रकार से हमको याद ना रहे किस प्रकार से हम डेरिवेट कर सकते हैं उसको देखेंगे, और उसका जो है किस प्रकार से हम जो है किसी भी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं उसको कवर करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि वर्गाकृत आंकड़ों का माध्य निकालना हो या फिर बहुलक निकालना हो या फिर माध्यक निकालना हो, ठीक ना। अब इसी में जो है एक चीज माध्यिका भी पूछ ली जाती है, इसको हम टॉपिक में कवर कराएंगे कि माध्यिका क्या होती है, ठीक ना। और अगला दिया गया है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखित निरूपण, ठीक ना, संचयी बारंबारता आपको दिया रहेगा, बंटन उसको जो है आलेखित निरूपण करना होगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट एक आता है प्रायिकता, ठीक ना, पॉसिबिलिटी जिसको कहा जाता है प्रायिकता। यह टॉपिक आपकी भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से जो है आपको प्रायिकता कवर कराएंगे, ठीक ना, कि जैसे पूछ लिया जाता है कि कुछ सिक्के हैं या फिर कुछ पासे हैं, उनको ये अंक लाना, उनको इतनी बार फेंका जा रहा है तो उनकी क्या प्रायिकता बन सकती है, ऐसे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में आपके बनते हैं, तो इसको कवर कराएंगे। तो हमने आज आपको कवर कराया कि आपकी क्लास 10 का जो आपका मैथ का सिलेबस है, इसमें क्या क्या आपसे जो है आपको जो है क्या क्या पूछा जाता है, आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हमने यहाँ पर
कवर तो कल जो आपको वीडियो प्रोवाइड होगी वहाँ जो है पहला चैप्टर आपका कल से स्टार्ट है। कंटिन्यू आपको जो है डेली एक एक अभ्यास आपको जो जितने भी यहाँ प्रमेय दी गई होंगी उनको समझाते हुए और एक एक चैप्टर एग्जाम्पल सहित आपको कराया जाएगा। तो आपका अगला जो वीडियो आपको आएगा वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा वास्तविक संख्याएं, ठीक ना। वास्तविक संख्याएं होती क्या है, रियल नंबर, ठीक। और यहाँ जो आपके जो प्रमेय दिए गए हैं उनको समझाया जाएगा और जो है आपको अभ्यास को सॉल्व कराया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।